हेलो एंड वेलकम टू अजमल आईएएस एकेडमी। देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय बहुत सारे डिफरेंट त्यौहार मनाए जा रहे हैं। लोहड़ी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, बिहू हो गया। उन सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि वो आप अच्छे से मनाएं, सेफली मनाएं और पढ़ाई पे ध्यान दें। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। लास्ट वीक जो साइंस एंड टेक से जो मेन टॉपिक्स न्यूज़ में रहे थे वो कुछ 3 टॉपिक हैं। पहला तो है ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स एंड ऑन अर्थ, कि भाई लाइफ क्या सिर्फ अर्थ पे ही पाई जाती है, मेरे जैसे बंदर क्या सिर्फ अर्थ पे ही हैं या और कहीं भी हैं। सेकेंड है रिलेटेड टू हेल्थ, लाइक हाउ कैन वी ट्रीट कैंसर विथ प्रिसीजन। तो उसमें हम नैनोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं। नैनो रोबोट्स, छोटे रोबोट्स जो कि कैंसर सेल तक जाएंगे, वहाँ पर ड्रग डिलीवरी करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को प्रमोट करने से रिलेटेड। इसमें 2 स्कीम्स हैं, एक तो पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड डीएलआई। जो आज हम देखने वाले हैं वो है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, या फिर जिसका दूसरा नाम है डीएलआई। तो अब हम अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि यूनिवर्स में लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। डायरेक्ट एविडेंसेस या फिर बेसिकली सैम्पलिंग के एविडेंसेस आज तक हमारे पास बहुत कम थे। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है कि हम किसी अदर सोलर सिस्टम में जाके वहाँ के प्लैनेट्स से सैंपल लाके उसे टेस्ट कर सकें या वहाँ जाके टेस्ट कर सकें। बट अभी तक हम इसमें कामयाब रहे हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, अर्थ का ओन सोलर सिस्टम जो है, उसमें जो अदर प्लैनेट्स हैं, उसमें जो अदर हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गए, कमेट्स हो गए, इन सब पे जाके हमने सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश की है और ये पता करने की कोशिश की है कि क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। नासा हो गई, इसरो हो गई, जाक्सा हो गई, जापान की स्पेस एजेंसी हो गई, कनाडियन स्पेस एजेंसी हो गई, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हो गई, इन्होंने कई सारे मिशन भेजे हैं मंगल ग्रह पे भी और मून पे भी। उसके अलावा इन्होंने कई सारे मिशंस एस्ट्रॉयड्स और कमेट्स पे भी भेजने की कोशिश की है या भेजे हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन सारे मिशन से वो ये है कि लाइफ या लाइफ से रिलेटेड कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल सच एस अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन्स या आरएनए, डीएनए वगैरह अभी तक हमें किसी भी अदर प्लेनेट पे नहीं मिले थे। बट नासा का एक मिशन है ऑसिरिस रेक्स। ये मिशन कहाँ गया? एक एस्ट्रॉयड पे गया, वहाँ से कुछ सैंपल इसने कलेक्ट किया और वापस ये अर्थ पे आया। जब ये वापस अर्थ पे लौट के आया, हमने उस सैंपल्स की जांच की। सो हमें पता चला कि उस सैंपल्स में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सच एज अमीनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं, देन आरएनए के फ्रेगमेंट्स भी हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स जो कि लाइफ की ओरिजिन या बेसिस माना जाता है पूरे यूनिवर्स में, या फिर अर्थ पे कि भाई आरएनए से लाइफ स्टार्ट हुई। उन्होंने प्रोटीन्स को बनाना शुरू किया आरएनए ने, और फिर ये ही डेवलप हो गए किसमें? हायर फॉर्म ऑफ आरएनए कॉल्ड डीएनए में। डीएनए बेस्ड जो लाइफ फॉर्म है अभी अर्थ पे, वो कहाँ से आई है? मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से आई है? आरएनए से आई है। सो हमें एग्जैक्टली लाइफ या कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई कीटाणु या कोई लाइफ फॉर्म अभी तक नहीं मिली है। बट हमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, अमीनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं और न्यूक्लिक एसिड जिनसे आरएनए और डीएनए बनते हैं, आपका जेनेटिक मटेरियल बनता है जो कि रेप्लिकेशन और प्रोटीन्स को बनाने में मदद करते हैं। रेप्लिकेशन मतलब कोई वायरस है वो अपने आप को, अपनी प्रोजेनी को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रेप्लिकेट करके जन्म दे सकता है। वैसे ही उस वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। सो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो रेप्लिकेशन कि ये भाई नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं, वो काम रहता है आरएनए या डीएनए का। एंड सेकेंड, आरएनए डीएनए का काम रहता है
कि इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना। सो आरएनए मिला है हमें, और डीएनए के बेसिकली आरएनए फ्रेगमेंट्स मिले हैं अलॉन्ग विद अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अमीनो एसिड्स वो चीज़ें हैं जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक। सो ये इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। ये जो मिशन था ये 2023 में कंप्लीट हो गया था। हमारे पास जो सैंपल रिटर्न आ गए थे वो 2023 में आ गए थे। ये जो एस्ट्रॉयड है उसका नाम है बेनू, ठीक, जिस पे ये मिशन भेजा गया था उस एस्ट्रॉयड का नाम है बेनू। और प्राइमरीली जो कार्बन बेस्ड लाइफ है अर्थ पे, उससे रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लियो बेस एंड राइबोज हो गया। राइबोज बेसिकली एक 5 कार्बन की चैन होती है, पेंटोज जिसे बोल देते हैं हम, जिसके बेसिस पे सारी लाइफ है अर्थ में। एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं उस एस्ट्रॉयड पे जिसकी एज हमारे सोलर सिस्टम की एज से या सन की एज से ज़्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम की एज करीब 4.6 बिलियन ईयर्स है। इस पर कुछ ऐसे ग्रेन्स या पार्टिकल्स भी मिले हैं उन सैंपल्स में विच प्रीडेट्स द हिस्ट्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सो इम्पोर्टेंस क्या है दुनिया में या यूनिवर्स में या ह्यूमंस के लिए, 2-3 चीज़ें बड़ी रहस्यमयी बनी हुई हैं। एक तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि भाई बिग बैंग तो हुआ, हमारी थ्योरीज कहती हैं कि एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था जिसके बाद पूरी यूनिवर्स है ना एग्जिस्टेंस में आ गई अलॉन्ग विथ टाइम एंड स्पेस। उससे पहले ना तो टाइम एग्जिस्ट करता था ना ही स्पेस। लेकिन हमें ये नहीं पता है एग्जैक्टली वो बिग बैंग जब हुआ तभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी ने क्रिएट किया है यूनिवर्स को, या फिर वो स्पेस टाइम के क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से ओरिजिन में आई है। वैसे ही हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ है। इज़ इट लोकल टू अर्थ, क्या ये सिर्फ अर्थ पे ही एग्जिस्ट करती है या फिर ये पूरे यूनिवर्स में है, बस हम इसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो है वो है पैन स्पर्मिया। इसका मतलब पैन का मतलब होता है कंप्लीट, स्पर्मिया मतलब स्पर्म का मतलब जो एग एंड स्पर्म जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के, वो पूरे कैसे हैं, पूरी यूनिवर्स में डिस्पर्स्ड हैं। पूरे यूनिवर्स में लाइफ पहले से ही एग्जिस्ट करती है और अर्थ पे किसी मीटियोराइट वगैरह से ये लाइफ आ गई थी। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये कहती है इस थ्योरी के अंडर कि लाइफ वाज अर्लियर बेस्ड ऑन आरएनए नॉट ऑन डीएनए। इसीलिए जो हम वायरसेस देखते हैं, अर्लियर वायरसेस देखते हैं, आज भी जो वायरस है वो मोस्टली किस पे बेस्ड होते हैं, आरएनए पे। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज बेस्ड ऑन आरएनए, ठीक है। सो ये 2-3 चीज़ों को कंफर्म करेगा। अगर ये एविडेंस कंफर्म है, पुख्ता है, देन इट कैन हेल्प अस टू डिकोड द मिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द ऑन द अर्थ एट लीस्ट, नॉट इन द यूनिवर्स। सो उसको ये देखे बताता है हमें, उसमें हेल्प करता है। अभी तक हम यही मानते थे कि जब तक हम कहीं और लाइफ नहीं मिल जाती या उससे रिलेटेड एलिमेंट्स नहीं मिल जाते तब तक हम ये नहीं मान सकते थे कि यूनिवर्स में सब जगह लाइफ है, ठीक। थोड़ा सा हम लोग एस्टेरॉयड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो मिशन भेजा गया था वो वेन्यू पे भेजा गया है। वेन्यू एक एस्ट्रॉयड है बेसिकली। सो एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड ऐसी कोई भी भटकती हुई बॉडी जो कि प्लेनेट नहीं है, जो इनर सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। मोस्टली कहाँ एग्जिस्ट करती है, इनर सोलर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आपको ये अर्थ की ऑर्बिट में भी कुछ डेब्री दिख रहा होगा। सिमिलरली आपको ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में भी डेब्री दिख रहा है, ये लार्ज बेल्ट। ये सब जो फ्रेगमेंट्स हैं शायद किसी प्लैनेट्स के रेमिनेंट्स है। कोई प्लैनेट किसी बड़ी बॉडी से टकरा के टूट गया है, उसके रेमिनेंट्स हैं, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोल देते हैं। ये एस्ट्रॉयड मेनली कहाँ पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, बट उसके अलावा भी ये एस्ट्रॉयड कई जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो फिलहाल न्यूज़ में भी रहा था वो है ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स वो एस्ट्रॉयड्स हैं जो कि मान लीजिए ये जुपिटर है, इसके आगे या पीछे
उसको अकम्पनी कर रहे हों, अर्थ के आगे या पीछे उसकी ऑर्बिट में जो एस्ट्रॉयड्स उसके साथ साथ चल रहे हैं, कभी टकरा नहीं रहे हैं, कभी पास नहीं आ रहे, कभी दूर नहीं आ रहे, वो ऑर्बिट में हैं, उतने ही दूर हैं जितने वो हमेशा से थे, अर्थ के साथ चक्कर काट रहे हैं। वो अर्थ का चक्कर नहीं काट रहे हैं, अदरवाइज हम उन्हें सैटेलाइट्स बोलते हैं, मून की तरह। वो अर्थ का चक्कर नहीं काट रहे हैं, वो सन का चक्कर काट रहे हैं, बट अर्थ और बाकी प्लैनेट्स की ऑर्बिट में। ऐसे बेसिकली एस्ट्रॉइड्स को हम ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स बोल देते हैं। देन फाइनली एक और टर्म है नियर अर्थ ऑर्बिट्स। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, चाहे वो कमेट हो, चाहे वो एस्ट्रॉयड हो, चाहे कुछ भी हो, जो कि अर्थ के पास आकर उससे टकराने का संभावना रखता है, उससे टकराने की प्रोबेबिलिटी रखता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। और इनको हम हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। सो ये हमारा था ऑरिजिन ऑफ लाइफ और थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें प्रीलिम्स में, वो कुछ इस तरह हैं कि भाई क्या हमें अभी तक डीएनए आरएनए के सैंपल किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी से मिले हैं या नहीं मिले हैं? अगर मिले हैं तो किस मिशन के द्वारा मिले हैं, किस एस्ट्रॉयड या प्लेनेट पे मिले हैं, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। सेकंड हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक टैक्सीज। एक टैक्सी का बेसिकली काम क्या होता है? एक पैसेंजर को एक पर्टिकुलर प्लेस से ले जाके दूसरे डेस्टिनेशन पर छोड़ना। उसी तरह हमने कुछ स्क्रू टाइप नैनो रोबोट्स बनाए हैं, नैनो बोट्स भी बोल देते हैं इन्हें, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू जाकर एक पेलोड ले जाएंगे अपने साथ, ये जिसमें कि वो ड्रग रहेगी जो कि आपको पर्टिकुलर जगह पे इंजेक्ट करनी है। सो एक ब्लड वेसल के थ्रू जाकर, मान लो यहाँ पे कुछ कैंसर की सेल डेवलप हो गई हैं जो कि रैपिडली डिवाइड हो रही हैं और कैंसर हो गया है। सो वहाँ जाकर ये बेसिकली ये जो ड्रग जो थी उसको रिलीज़ कर देंगी उस कैंसरस बॉडी पे और उसको ख़त्म कर देंगी। ये बेसिकली दो तरह से काम करती हैं। पहला तो है कि आप ड्रग रिलीज़ कर सकती हैं ये वहाँ पे जाके ट्यूमर पे। सो उस पूरी बॉडी को पहले हम कीमोथेरेपी में ड्रग्स दे रहे थे, तो हम कुछ दवाएं दे रहे थे, उससे क्या है पूरी बॉडी में नुकसान हो रहा था, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में फैल रही थी। अब ऐसा नहीं है, हमने एक रोबोट बनाया, एक छोटी मशीन बनाई जो कि प्रोपेल कर सकती है थ्रू ब्लड और वहाँ पहुँच सकती है जहाँ हम उसे चाहते हैं। वहाँ जाके ये अपना केमिकल रिलीज़ करेगी और पूरी बॉडी को होने वाले नुकसान से बचाएगी, ड्रग की एफिशिएंसी बढ़ाएगी और जिस चीज़ को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं उसे ख़त्म करेगी। दूसरा तरीका ये है कि ये जो स्पाइरल टाइप नैनो बोट्स हैं, नैनो रोबोट्स हैं, छोटे रोबोट्स हैं, वो बेसिकली इनके पास कोई एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी नहीं होती है। इसको हम प्रोपेल करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। लेट से मुझे इसको इधर आगे बढ़ाना है तो मैंने इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया पेशेंट की बॉडी के अराउंड, जिससे ये नैनोबोट जाके उस डायरेक्शन में मूव करने लगे। जब एक बार ये अपने टारगेट के पास पहुंच गया, सो सेम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ अप टू 42 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए ये पहुँच गया अपने टारगेट के पास, वहाँ पे मैंने हीट प्रोड्यूस की। इस हीटिंग की वजह से जो कैंसरस सेल है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो दो तरीके हैं, या तो आप कोई केमिकल रिलीज़ कर दीजिए वहाँ पे जाके, या फिर आप उन्हें हीट की वजह से मार दीजिए। इसी को हम नैनोबोट्स या नैनो रोबोट्स बोलते हैं। नैनो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। किस रेंज में आते हैं? 10 to 100 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब अगर मैं 1 मीटर के 1 बिलियन हिस्से कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 नैनोमीटर मिल जाएगा। 1 मीटर स्केल के मैं कितने हिस्से कर लूँ, 1 बिलियन, 10⁹ हिस्से कर लूँ तो मेरे को एक बहुत ही छोटी इकाई मिलेगी डिस्टेंस की, जिसे हम क्या बोल देते हैं, नैनोमीटर बोल देते हैं। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, अगर हम एक
पेपर सीट को देखें तो वो पेपर सीट का जो थिकनेस होती है वो करीब हजारों से लाखों नैनोमीटर्स में होती है। सो एक पेपर की थिकनेस से भी कम थिकनेस वाले ये रोबोट्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो इन रोबोट्स को हम कहाँ छोड़ रहे हैं? बॉडी के अंदर छोड़ रहे हैं, जिससे हमारी जो ड्रग है वो सही जगह पे पहुंच जाए, टारगेटेड और प्रिसाइज डिलीवरी हो ड्रग की। और जो बाकी बॉडी को जो नुकसान है, बाकी बॉडी को जो कारपेट बॉम्बिंग अभी तक हम करते थे कि भाई दवा खा ली, वो हमारे स्टमक के थ्रू ब्लड में गई, ब्लड से वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में गई, और डिफरेंट पार्ट में वो वहाँ पे जो भी उसे सिमिलर सेल मिले कैंसरस सेल की तरह, उन सारे सेल्स को वो नुकसान पहुँचाने लगी। खासकर हेयर फॉलिकल सेल्स हो गए, हमारे जो रेड ब्लड सेल हो गए, उनको वो दवा पनपने नहीं देती है, उनको वो दवा आगे नहीं बढ़ने देती है। बट अगर मान लीजिए कैंसर आपके पैर में है और हमने जो नैनोबोट है उसको डायरेक्टली आपके पैर तक पहुंचा दिया है, तो फिर ये बाकी बॉडी को नुकसान हार्म नहीं करेगा। हार्म क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। सो नैनोबोट थेरेपी से आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ये प्रपल्सन किसके थ्रू करता है? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करता है। इसमें कोई भी बैटरी नहीं होती है। ये डेवलप किया है IISc ने, इसको कुछ अवार्ड भी मिला है। टाटा का अवार्ड का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है। ये IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने डेवलप किया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वन ऑफ द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका हम पेटेंट करवा के बेच भी सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? देन अब हम थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम 1 मीटर के 10⁹ डिविजन्स कर दें, सो जो हमें एक डिवीज़न मिलेगा, इसके बाद जो सिंगल डिवीज़न मिलेगा वो इस लाइन से भी कई गुना पतला रहेगा। ठीक है, थिकनेस में या विड्थ में। इसको हम बोल देते हैं नैनोमीटर। इसको हम क्या बोल देते हैं? नैनोमीटर। ये जो नैनोमीटर है, इस पे पहुँचते पहुँचते जैसे जैसे हम मटेरियल्स को डिवाइड करते चलते हैं, जैसे जैसे हम मटेरियल्स को तोड़ते चलते हैं, वैसे वैसे बेसिकली जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी बदलने लगती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्यूब था, ठीक है, इसको आपने तोड़ा, इसको तोड़ा, कई पार्ट्स में तोड़ा। क्यूब का एक सरफेस एरिया था पहले, ठीक है, 6 साइड्स को मिला के इसका कुछ सरफेस एरिया था 6a², राइट। देन बाद में आपने इसको तोड़ दिया तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इससे जो इसको हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? मटेरियल्स को कैटलिस्ट की तरह, एंजाइम्स की तरह, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होने लगती हैं। क्या होने लगता है यहाँ पे? क्वांटम इफेक्ट दिखने लगता है। जैसे जैसे हम लोअर लेवल्स पे जाते हैं, हमें एक नई प्रॉपर्टी मिलने लगती है, क्वांटम इफेक्ट, जहाँ पे पार्टिकल एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल, कोई भी मटेरियल एज ए वेव भी फंक्शन करने लगता है। सो इसकी वजह से हम कहाँ यूज़ करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को? आपके मोबाइल से लेकर आपका जितने भी डिवाइस आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट सब में कहीं ना कहीं पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे हमने छोटे लेवल पे जाके इंजीनियरिंग की है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया है, और उन्हें अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए हमने यूज़ किया है। सो कुछ अगर मैं एप्लीकेशंस बोलूँ क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का, सो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन इज़ जो आपके मोबाइल में जो चिप लगी हुई है वो बेसिकली दोनों फंक्शंस का यूज़ करती है। नैनो टेक का भी एप्लीकेशन है, वो क्वांटम मैकेनिक्स का भी एप्लीकेशन है। ये आप थोड़ा याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम नैनो रोबोट्स, वो तो डायरेक्टली एप्लीकेशन है ही किसका? नैनो टेक्नोलॉजी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इन तीनों टॉपिक में, वो है सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। थोड़ा सा समझते हैं एग्जैक्टली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको डिटेल्स समझाता हूँ। पहले तो हम ये समझेंगे कि दुनिया भर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी AI डिवाइसेस हैं, जितने भी क्वांटम डिवाइसेस हैं,
सब की सब ऑलमोस्ट किस पे बेस्ड हैं, सिलिकॉन पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं, सिलिकॉन एक मटेरियल है, ठीक है, जो कि दैट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड जस्ट लाइक कार्बन की तरह। वो कैसे 4 बॉन्ड बना सकता है, और वो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में देखूं तो वो कैसा है, सेमी कंडक्टर। सो अभी गवर्नमेंट ने इसमें डिज़ाइन लिंक्ड प्रोडक्शन, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को प्रमोट किया है। क्या है ये देखते हैं, और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन क्या है अब थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मोबाइल है ना। ये मोस्टली हमारे मोबाइल्स कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं, चाइना, ताइवान, हांगकांग, ठीक है, साउथ कोरिया, देन साउथ ईस्ट एशिया। मोस्टली कहाँ पे फैब्रिकेट हो रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना। एंड कहाँ पे डिज़ाइन हो रहे हैं, ये डिज़ाइन हो रहे हैं बेसिकली मोस्टली इन अमेरिका। सो दो चीज़ें हैं, पहले तो जो चिप आपने देखी होगी इस तरह की एक चिप जिसे हम बोल देते हैं मोबाइल में, या प्रोसेसर जिसे बोल देते हैं, या ब्रेन जिसे बोल देते हैं, वो बेसिकली एक बहुत ही प्रिसाइज टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। उसमें हमने बिल्कुल 10⁻⁻10 नैनोटेक वगैरह का यूज़ किया है, ना सिर्फ इसके डिज़ाइनिंग में बल्कि इसके फैब्रिकेशन में। सो पहले तो ये समझते हैं कि अगर मैं इतनी छोटी सी चिप में, लिटरली इतनी छोटी सी चिप में, अगर मैं एक ह्यूमन ब्रेन जितनी पावर डाल रहा हूँ, सो उसका डिज़ाइन करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये मानना है कि ये जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं चिप्स के, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स होते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। पहली बात तो ये समझेंगे, ये टेक्नोलॉजी एक दो दिन में इवॉल्व नहीं हुई है, ये कई दशकों की मेहनत है। पहले ट्रांजिस्टर बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, चिप बहुत बड़ी हुआ करती थी, कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत बड़ा हुआ करता था, बट अब हमने उसे जो सर्किट्स हैं और जो स्विचेज़ हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको इंटीग्रेट करके बहुत छोटा कर दिया है। सो किसी भी चिप का बनाने से पहले कि बेसिकली इस चिप में सर्किट इस तरह लेयर्ड आउट रहेगी, यहाँ पे स्विच रहेगा, या ट्रांजिस्टर जिन्हें बोल देते हैं, या बिट्स जिन्हें हम बोल देते हैं, वो यहाँ रहेंगे, और सर्किट इस तरह रहेगी, इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं डिज़ाइन पार्ट। जैसे मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही प्रिसाइज टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, और वर्ल्ड के बहुत ही कम लोग इसमें, है ना, एक्सपर्ट हैं। सो हम क्या चाहते हैं, इंडिया क्या चाहता है कि भाई हम डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव दें कि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी अगर इन चिप्स के डिज़ाइन को बना रहा है, जैसे एनवीडिया, क्वालकॉम हो गया, आपने नाम सुने होंगे, अगर इन चिप्स के डिज़ाइन को बना रहा है अपनी तरफ से अपने इंजीनियर बिठा के, तो हम उसे करीब करीब 50% ऑफ देंगे जो भी उसका खर्चा आया है। समझ में आया। सो पहली स्टेज या पहली स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन क्या है, डिज़ाइन। वैल्यू एडिशन की पहली स्टेज क्या है, डिज़ाइन है। सो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम है, वो उसमें ना सिर्फ हम फैब्रिकेशन कर पाएँ, चिप्स को मैन्युफैक्चर कर पाएँ, बल्कि उसको डिज़ाइन भी कर पाएँ और उसको असेंबली करके, पैकेज करके मार्केट भी कर पाएँ। सो सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमीकॉन इंडिया जो मिशन है, वो बेसिकली 75,000 करोड़ का एक मिशन है, जिसमें हम तीनों स्टेज को देख रहे हैं कि डिज़ाइन भी करेंगे, उस चिप को एक बड़ी सी मशीन खरीद के। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज़ हैं जैसे ASLM, ये वन ऑफ द बेस्ट, है ना, फैब्रिकेशन मशीन बनाती है वर्ल्ड में, और ये एक मशीन करीब 3,000 से लेके 6,000 करोड़ की बैठती है। रुपीज़ में अगर मैं देखूं तो एक मशीन कितने की बैठती है, 3,000 करोड़ से लेके 6,000 करोड़ की। सो यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस पूरे प्लांट को सेटअप करने में करीब 10 से 20 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल टाटा अभी गुजरात में बना रहा है करीब 11 बिलियन डॉलर, अगर मैं उसे रुपीज़ में ट्रांसलेट करूं तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए में, 1 लाख करोड़ रुपीज़ में वो प्लांट बन रहा है। उसमें जो मेन कॉस्ट है वो इस तरह की कुछ बहुत ही हाई, है ना, हाईली टेक्नोलॉजिकल, हाईली एडवांस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सो सेकेंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे हमने दे दिया डिज़ाइन लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम। सेकेंड स्टेज पे हम दे रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का और उसे बेच रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट होके बिचने लगा है, तो फिर हम उसको कुछ सब्सिडी देंगे। हम ऐसी कंपनीज को क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे। तो यहाँ पे हमने छोटे मोटे स्टार्टअप जो कि डिज़ाइन में इन्वॉल्व हैं, बड़ी कंपनीज भी हो सकती हैं, उनको प्रमोट कर दिया। यहाँ पे खर्चा कम है क्योंकि डिज़ाइन में आपको इंजीनियर रखने होते हैं और पेन और पेपर रखना होता है। यहाँ पे हमें पूरी मशीन लगानी होती है तो खर्चे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक स्कीम चला रखी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और फिर फाइनली हमने इस असेंबली है ना, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इन सब के लिए भी कुछ स्कीम्स की व्यवस्था कर रखी है अंडर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। समझ में आया आपको? सो ये इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है जिसमें हम 3-4 काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली जो वर्ल्ड में जो सिलिकॉन वैल्यू चेन, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है डिज़ाइन में, जिसे हम फैबलेस बोलते हैं, मतलब फैब्रिकेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और सेकंड है हमारा फाउंड्री, बेसिकली जहाँ पे इस डिज़ाइन को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो एनवीडिया, क्वालकॉम आपने देखे होंगे, ये सब क्या लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं। ये अपने जो डिज़ाइन है उसकी क्या लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं। और ये सब आपने डिज़ाइन का या प्रोडक्ट का बेसिकली एमआरपी लेते हैं, ठीक है। सो दोनों को फ़ायदा है। इधर बेसिकली इनको फ़ायदा है, जो बना रहे हैं वो भी काफ़ी रिच हैं, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी वैल्यू एडिशन है उस प्रोसेस में। और जो फर्स्ट जो स्टेज है जिसमें हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन है। और आप कम खर्चे करके, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे करके, खाली मिलियंस है ना, ठीक है, ऑफ डॉलर खर्चे करके आप बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बना सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग या इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और इनके रिटर्न आने में भी 8 से 10 साल लग सकते हैं। सो इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3 स्कीम्स चलाई हैं। पहला तो है DLI, जो कि डिज़ाइन लेवल पे काम कर रही है। देन है PLI, जो कि प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रही है। एंड देन इन सब के लिए एक स्कीम है सेमिकॉन इंडिया, इन सेमीकंडक्टर फील्ड, इन सेमीकंडक्टर फील्ड। सो ये पूरी स्कीम देख रही है कि ये पूरा डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग तक ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है वो कौन देख रहा है, सेमिकॉन इंडिया स्कीम देख रही है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और PLI स्कीम्स आपको बाकी सेक्टर्स में भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी और सेक्टर में भी इनोवेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको DLI अवेलेबल है, और किसी और सेक्टर में भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको PLI अवेलेबल है। बट सेमिकॉन इंडिया स्कीम इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर सेमीकंडक्टर्स, है ना, कि भाई इंडिया में जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएं और सेमीकंडक्टर्स के जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन है उस पर हम दूसरे लोगों पर डिपेंडेंस ना आए। अगर मैं इसका स्ट्रेटेजिक एंगल देखूं तो मान लीजिए हमारा एक फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस। तेजस में आपको पता ही है कि कंप्यूटर लगते हैं आजकल। ऐसी कोई भी वॉरफेयर मशीनरी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजिकल जिसमें कि चिप ना लगती हो, चाहे वो हमारे पावर ग्रिड्स हों, चाहे हमारे वो एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो हमारे हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे हमारे वॉरशिप्स हों, ठीक है, नेवल वॉरशिप्स हों। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे चिप्स नहीं यूज़ होती हैं। मान लीजिए वो चिप आपने ख़रीदी अमेरिका से, उन्होंने उसमें एक ऐसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके दे दिया आपको जिसका आपको पता नहीं है, वो सारा डेटा आपको कहाँ भेज रहा है, अमेरिका कि आपका प्लेन आज कहाँ से कहाँ गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है। सो ये वन ऑफ द मेन स्ट्रेटेजिक पर्पज़ है हमारा चिप बनाने के पीछे। अगर हमारी चिप रहेगी तो उसमें एटलीस्ट ये खतरे नहीं रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस। इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी ज़्यादा है, उसको भी ये कम करेगा। समझ में आया? सो ये 2-3 चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। PLI
DLI, सेमिकॉन इंडिया, एंड सेमीकंडक्टर मिशन। ये सब चीज़ें क्या हैं, रिलेटेड हैं, किसको प्रमोट करने के लिए, इंडिया में सेमीकंडक्टर और बाकी जो बाकी सेक्टर में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इसमें याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए। पहला तो आपको याद ये रखना है कि सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन कैसे काम करती है, ये आपके मेंस में पूछा जा सकता है। सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंपनीज, फॉर एग्जांपल टाटा गुजरात में कर रही है, वेदांता फॉक्सकॉन भी ला रही है अपने प्लांट्स, और माइक्रोन नाम की एक कंपनी अपने प्लांट्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट कहाँ पे इंडिया में बनाने की बात कर रहे हैं। सो ये तीनों कंपनीज के नाम याद रखने हैं आपको। देन आपको DLI में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, 50% ऑफ द जो भी आपकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट आई है उसका आपको मिलने वाला है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। और सेमी कंडक्टर्स की या चिप्स के बेसिक, फॉर एग्जांपल इंडिया ने अभी ध्रुवा 64 जो चिप लॉन्च की है उसके बेसिक्स क्या हैं, 64 का क्या मतलब है, जैसे उसमें 64 का मतलब वेट है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, उसमें जो नंबर ऑफ कोर्स हैं या जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं उसमें, और जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ है। इससे रिलेटेड मिशन हो गए, फॉर एग्जांपल क्वांटम AI कंप्यूट मिशन हो गया, क्वांटम कंप्यूट मिशन हो गया, देन सेमिकॉन इंडिया मिशन हो गया। यह सब क्या है, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस में डायरेक्टली आपसे वो स्कीम्स के प्रोविज़न या जो जो स्कीम है उसके प्रोविज़न या बेनिफिट्स पूछ सकता है, ठीक है। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैसे हम एज ए होल इकोसिस्टम एज ए ट्राई कर रहे हैं कि जिससे पूरा जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हो जाए सेमीकंडक्टर्स का इंडिया में। देन क्रिएटिंग वैल्यू वर्सेस क्रिएटिंग वॉल्यूम। सो PLI और DLI मैंने अभी डिस्कस किया ही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इस बात पर फोकस करती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और DLI इस बात पर फोकस करता है कि हम डिज़ाइन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया आपको, थोड़ा सा ये डिफरेंस देख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, यहाँ पे मेड इन इंडिया वॉल्यूम के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाती है। ग्लोबल जाइंट जैसे फॉक्सकॉन जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उनको इनवाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेदांता के साथ हमने किसका कोलैबोरेशन होने वाला है, फॉक्सकॉन का। बिल्डिंग द बॉडी, ये हम क्या बना रहे हैं, एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल है, तो उसका हार्डवेयर बना रहे हैं। यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी R&D की बात कर रहे हैं। डिज़ाइन इन इंडिया, बेसिकली हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप्स और MSME, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगाना है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू फैब्रिकेशन ऑफ चिप्स, तो यहाँ पे स्टार्टअप्स हमारे काम कर सकते हैं। एंड देन फाइनली क्रिएटिंग द माइंड, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, वो चिप का बेसिकली यूज़ क्या रहेगा, उसमें कितने प्रोसेसर हैं, कितने वर्कर्स रहेंगे, प्रोसेसर की स्पीड क्या रहेगी, कितने बिट का प्रोसेसर रहेगा, और वो चिप क्या एक मोबाइल के लिए बनाई जा रही है, कंप्यूटर के लिए बनाई जा रही है, एक लड़ाकू विमान के लिए बनाई जा रही है, या फिर एक नॉवल वॉरशिप के लिए बनाई जा रही है। ये हम सारे क्या कर रहे हैं, DLI में कर रहे हैं। देन फाइनली अब हम देख लेते हैं इस वीक में जो करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक का रहा है उसमें से क्या इम्पोर्टेंट बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला तो है ऑसरिस रेक्स, जो कि नासा के एक मिशन है जो कि बैनी एस्टेरॉयड पर जाके वहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करके लाया, जिसमें क्या पाया गया है, RNA बेसिक मॉलिक्यूल जिस पर कि लाइफ बेस्ड है। देन पैनस्पर्मिया एक थ्योरी है जो कि ये कहती है कि लाइफ जो है वो यूनिवर्स में बहुत पहले ओरिजिनेट हुई थी, डिस्पर्स्ड है पूरे यूनिवर्स में, और अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिनेशन है वो कहीं किसी कॉमेट या एस्ट्रॉयड की वजह से हुआ है। यहाँ पे अभी तक यहाँ पे अपने आप से लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट नहीं हुआ था। थेरोनॉस्टिक्स बेसिकली थेरेपेटिक प्लस डायग्नोस्टिक यूज़ ऑफ, है ना, रोबोटिक्स, नैनोबोटिक्स, है ना, नैनोबोट्स का यूज़ है। फॉर एग्जांपल कैंसर में ड्रग डिलीवरी उसका एग्जांपल है। हाइपरथर्मिया बेसिकली कैंसर सेल को मारना होता है टेम्परेचर को 40 से ऊपर करके, हम लोग टेम्परेचर को 42 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और विदाउट केमिकल ट्रीटमेंट हम उन्हें मार सकते हैं।
देन फेबलेस इंडस्ट्री वो है जो कि डिज़ाइन पे फोकस करती है, वो फाउंड्री या फैब जो होता है उस पर फोकस नहीं करती है, ठीक है। सो डिज़ाइन में वैल्यू एडिशन को प्रायोरिटी देती है और मेनली कम कम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है ये। आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स से काम चल सकता है, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें नहीं चाहिए। देन फाइनली डीएलआई स्कीम एक ओवर आर्चिंग स्कीम है जो कि कई सारे सेक्टर्स को कवर करती है। मेनली सेमीकंडक्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर है उसमें से, जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप कुछ भी क्रिएटिव डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट फाइनली मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, उसकी मार्केटिंग होने लगती है, देन यू विल गेट 50% ऑफ योर डिज़ाइन कॉस्ट, है ना, एज सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये हमारा कुछ कुछ करंट अफेयर्स था। इसमें से 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है। वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। सेकेंडली नैनोबोट्स क्या होते हैं, प्रिसीजन ड्रग डिलीवरी में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। एंड देन फाइनली इंडिया में सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसे हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, पूरा एक इकोसिस्टम जिसमें सेमिकॉन इंडिया है, पीएलआई है, डीएलआई है, एंड देन बाकी एआई कंप्यूट मिशन और बाकी मिशंस हो गए, रिलेटेड मिशंस हो गए, उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है, अपनी स्टडीज़ को बरकरार बनाए रखना है छुट्टियों के दौर में, और करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहना है। थैंक यू।